समीर खंडेपौन जब अपने स्टार्टअप मोबीकॉन की फंडिंग तलाश कर रहे थे तब उन्हें बहुत से ऑफर्स मिले, जिसमें से कई सारे ऑफर्स यूएस के इन्वेस्टर्स के शामिल थे, जैसा कि हर बार होता है। लेकिन फिर भी इस बार मोबीकॉन ने जंगल वेंचर्स को प्रीफर किया, जो कि सिंगापुर की एक अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म है। इतना ही नहीं, जुलाई 2012 में कंपनी ने अपना बेस पुणे से सिंगापुर शिफ्ट कर दिया। अब ये चीज़ हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं फ्लिपकार्ट के बारे में, जिन्होंने 2011 में अपना बेस सिंगापुर में शिफ्ट किया। और बात यहाँ पर सिर्फ एक या दो कंपनीज की नहीं है। आज सिंगापुर में इंडिया की 8000 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और ये नंबर अब तेज़ी से बढ़ रहा है। स्टार्टअप को बिजनेस इंडिया में करना है, लोग भी इंडिया में हायर करने हैं, लेकिन कंपनी सिंगापुर में फॉर्म करनी है। ये कोई एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है, कई सारे स्टार्टअप इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब कई बार सुना जाता है कि टैक्सेशन की वजह से जा रहे होंगे, लेकिन अगर टैक्सेशन ही रीज़न है तो फिर सिंगापुर ही क्यों? कई सारे आइलैंड नेशन ऐसे हैं जहाँ पर तो कुछ आपको टैक्स ही नहीं लगता। सिंगापुर में तो थोड़ा बहुत लगता है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं लगता, फिर भी सिंगापुर क्यों? और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमें भी बता देना कि क्या कन्वे को भी सिंगापुर शिफ्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है एटी मनी, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, बात यह है कि इंडिया को फ्रीडम मिला 1947 में और सिंगापुर को 1959 में, और सिंगापुर एक अलग नेशन बना 1965 में। लेकिन फिर भी आज सिंगापुर इंडिया से कई सारे मामलों में आगे है। अब खैर, ये आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो शुरुआत करेंगे हम टैक्सेशन से। किसी भी इंडियन स्टार्टअप के लिए सिंगापुर में शिफ्ट होने का एक रीजन है टैक्सेशन। वैसे इंडिया में कई सारे जो टैक्सेस है वो सिंगापुर से काफी ज्यादा है। अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात करें, जो कंपनी के नेट प्रॉफिट से पे किया जाता है, तो वो इंडिया में कंपनीज के लिए टैक्सेबल है। बट सिंगापुर में डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देता है वो टैक्स नहीं है। अब हालांकि इस डिविडेंड टैक्स को बचाने के लिए कई सारी कंपनीज कई सारे जुगाड़ भी करती है, जैसे कि लोन डिविडेंड स्कीम। लेकिन अगर हम लीगली बात करें तो इंडिया में आपको टैक्स देना ही देना है। अब डिविडेंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो टैक्स है, जो सरदर्द है इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के लिए, वो है कैपिटल गेन टैक्स। तो इंडिया में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म में, तो कई सारी कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उन्हें कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है 10% तक का, और कई सारी कंपनीज में थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो इसलिए जो फाउंडर्स अपने शेयर्स बेचते हैं तब भी उन्हें अच्छा खासा टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ता है। और खास बात यह है कि सिंगापुर में यह कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल जीरो है। एक रिपोर्ट के अनुसार सिक्वोया कैपिटल ने भी इसी तरह से इनकम टैक्स बचाया था। एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी ध्रुवा, जिसमें सिक्वोया कैपिटल ने इन्वेस्ट किया, तो ध्रुवा जो कि एक इंडियन कंपनी थी, उसने सेम टू सेम स्ट्रक्चर अपना सिंगापुर में बनाया, जिससे बाद में काफी सारे इन्वेस्टर्स का कैपिटल गेन टैक्स बच गया। लेकिन अब सवाल ये है कि ठीक है, हमने समझ लिया कि चलो डिविडेंड बचाने के लिए, कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए कंपनीज वहां पर फॉर्म हो रही है, लेकिन फिर सिंगापुर ही क्यों, बाकी और कंट्रीज क्यों नहीं? तो उसके पीछे मेन रीजन ये है कि इंडिया और सिंगापुर के बीच एक डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन की गई है। ये ट्रीटी ये कहती है कि जो भी डबल टैक्सेशन है अवॉइड करना चाहिए। जो भी टैक्स जो दोनों कंट्रीज में लगता है वो किसी एक ही कंट्री में लगेगा। तो इसलिए अगर आप सिंगापुर में कोई टैक्स पे कर रहे हो तो आपको इंडिया में फिर से वो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रीटी इसलिए साइन हुई थी कि इंडिया और सिंगापुर के बीच कॉमर्स और जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिले। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई स्टार्टअप जो सिंगापुर में फॉर्म हुआ है वो अगर वहां पर कोई टैक्स दे रहा है तो सेम टैक्स उसे इंडिया में देने की जरूरत नहीं है। इस अग्रीमेंट में अलग अलग इनकम को अलग अलग तरीकों से टैक्स किया गया है, जिससे कि उस इनकम पर डबल टैक्स को अवॉइड किया जा सके। उसकी ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। होता ये है ना कि जब भी कोई कंट्री इंटरनेशनल एक्सपांशन करना चाहती है तो पहले वो सिंगापुर में एंट्री करना चाहती है, क्योंकि सिंगापुर एक बहुत ही फेवरेबल लोकेशन है, क्योंकि पूरी दुनिया सिंगापुर को एक बहुत ही क्लीन और लॉ अबाइडिंग कंट्री मानती है, और वहां से जो भी इन्वेस्टमेंट भी आती है उससे भी वेलकम किया जाता है। अगर आप इंडिया के एफआई की लिस्ट देखते हैं कि कहाँ से इंडिया में एफआई पैसे डाल रहे हैं, तो उसमें भी सिंगापुर टॉप की कुछ कंट्रीज में आता है। अगर हम इंडिविजुअल के स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कई सारे लोग देखते हैं कि एफआईज ने क्या बाय किया है, क्या सेल किया है, और वो भी वैसा कॉपी करने लगते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको हमेशा खुद एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो ईटी मनी जीनियस तो है ही, जो आपको समझकर आपका रिस्क स्कोर निकालता है और फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए आपको अलग अलग स्टॉक पोर्टफोलियोज रिकमेंड करता है, जिसको अगेन आपको स्टडी करना है, समझना है, और आपको फाइनल डिसीजन मेकिंग लेनी है। और इन स्टॉक पोर्टफोलियोज की खास बात यह है कि यहाँ पर ज्यादातर स्टॉक्स हाई क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं और आपके रिस्क स्कोर के अनुसार आपको सजेशंस भी मिलते हैं। और अगर हम ईटी मनी जीनियस के पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो इनके पास्ट रिटर्न्स ये कहते हैं कि अगर आपने पिछले 15 सालों में कभी भी 7 साल के लिए जीनियस के हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता तो आपको मिल पाते थे 22.4% के सालाना रिटर्न्स। काफी मजेदार ये फीचर है, तो इसे जरूर चेक करके अपना रिस्क स्कोर जरूर निकालिए। इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में दे रहा हूँ, जरूर चेकआउट कीजिए। तो वो पैसा सिंगापुर के लोगों का नहीं है, बट कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, वेंचर कैपिटल फर्म्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स सिंगापुर में अपना एक बेस बनाते हैं।
और फिर वहाँ से इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि सिंगापुर का नाम क्लीन है तो उस पैसों का भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। वही पैसा किसी और कंट्री से आता है, लेट से किसी आइलैंड नेशन से आएगा जहाँ पे टैक्स बचाने के लिए कुछ वेंचर कैपिटल फर्म जाते हैं या पीई फर्म जाते हैं, तो वो पैसा चेक किया जाएगा कि ये सही तो है ना, या कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ करप्शन का तो इशू नहीं है, कुछ मतलब ब्लैक मनी तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती ही नहीं है। सिंगापुर का और एक बेनिफिट ये भी है कि उस कंट्री में जब बाहर से यूएस से पैसा आता है या फिर किसी और कंट्री से पैसा आता है तो उसे प्रोसेस भी बहुत जल्दी किया जाता है और आगे चलकर डील मेकिंग के लिए भी सिंगापुर बहुत अच्छा साबित होता है। बिकॉज मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए भी वहाँ पर फेवरेबल एनवायरनमेंट है। मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कई सारी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने वहाँ पर अपना सेटअप किया है। फंडिंग के लिए कई सारे वीसीज ने वहाँ पर सेटअप किया है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। सिंगापुर की दो और खास बातें हैं जो कई सारे स्टार्टअप्स को वहाँ पर अट्रैक्ट करती है, लो करप्शन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2020 की रैंकिंग देखते हैं तो उसमें सिंगापुर का नंबर आता है सेकंड, इंडिया का नंबर आता है 63rd। तो इंडिया में कंपनी फॉर्मेशन में काफ़ी सारी प्रोसेस फास्ट करने के बावजूद भी इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। अगर आपको इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पता करना है तो आप किसी ऐसे पर्सन से इंडिया में मिलिए जिन्हें अपनी कंपनी बंद करनी है और उन्हें पूछिए आपके कितने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और बिजनेस क्लोज करना शुरू करने से भी ज़्यादा इंडिया में डिफिकल्ट है। अगर हम कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करें तो सिंगापुर में वो 0 to 17% है, वहीं इंडिया में कई बार वो 30-35% तक भी चले जाते हैं। तो एक स्टेबल इन्वायरमेंट, ईज ऑफ फंडिंग, टैक्सेशन में बेनिफिट और लो करप्शन, ये सारे पॉइंट्स है जो किसी भी स्टार्टअप को सिंगापुर में जाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। मैं कई सारी कंट्रीज को देखता हूँ जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है और कई सारी उन कंट्रीज को देखता हूँ जिनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो उनमें एक डिफरेंस मुझे जो सबसे बड़ा दिखाई देता है वो ये नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा, यहाँ से कम है, बट वो है करप्शन। जो पुअर कंट्री है आप देखोगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन होता है कंपेयर टू जो कंट्री जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, क्योंकि वहाँ पर वही करप्शन का पैसा डेवलपमेंट में लगा है और बाकी जो कंट्रीज स्ट्रगल कर रही है उनमें वही डेवलपमेंट का पैसा करप्शन में जा रहा है। सो दैट्स द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी। आज इंडिया में बिजनेसेस ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साइड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड में और मोस्ट इंपॉर्टेंटली करप्शन को कम करने के साइड में। एक और प्रॉब्लम जो इंडिया में मुझे लगती है पर्टिकुलरली फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वो ये है कि हमेशा यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द रेवेन्यू लाया जाए किसी पर्टिकुलर फील्ड से। जैसा क्रिप्टोज के साथ हुआ है तो अचानक से पूरा क्रिप्टो मार्केट लगभग खत्म ही हो गया है, तो जो पैसा आने वाले 10 साल में बहुत बन सकता था उससे जड़ से ही हटा दिया गया। सिमिलर चीज़ कैपिटल गेन में हो रही है स्टॉक मार्केट में, जो कुछ सालों तक 0 था उसे 10% किया गया है 1 लाख के ऊपर तक, और रिसेंटली मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि उसे और भी बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये सारी चीज़ें शायद डिमोटिवेट कर सकती है किसी इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और अभी जो माहौल बन रहा है इन्वेस्टमेंट का उसे बढ़ाकर लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो रादर देन शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाकर पैसा कमाना। सिंगापुर भी यही कर रहा है, पैसा वो टैक्सेस से बहुत कमाते हैं, बट यही है कि कम टैक्सेस लगाकर वॉल्यूम में पैसा कमाओ रादर देन ज़्यादा टैक्सेस लगा के शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत मेरे हिसाब से है, और जब हम ये सारे रिफॉर्म्स लाएंगे तभी जाके हम उन कंपनीज को सिंगापुर जाने से रोक सकते हैं। तो ये था हमारा विश्लेषण कि क्यों स्टार्टअप कंपनी सिंगापुर में जाके रजिस्टर होती है। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसका रीजन पता नहीं है, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वेल रिसर्च वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं।